दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएस की कमियां के बारे में, जिसको लेटर जारी कर दिया गया। जहां दोस्तों यूपीएस की बहुत सारी कमियां हैं जिस पर एनएफआईआर ने लेटर जारी किया है और वो भी लेटेस्ट है। जहां दोस्तों लेटेस्ट खबर जिसमें से आप चूज कर सकते हैं कि ओपीएस लेना है कि एनपीएस लेना है कि यूपीएस लेना है। जहां दोस्तों आपको पता होगा ओपीएस में किसी भी तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं था, नो कंट्रीब्यूशन था, जबकि एनपीएस में 10% आपका 14% सरकार का कटता है। जबकि यूपीएस जब नया सिस्टम लाया गया था इसमें 10% आपका 18.5% सरकार का कटेगा। जहां दोस्तों बाकी डिटेल्स बताएंगे कि लेटर में क्या है। यहाँ देख सकते हैं ये लेटर है एनएफआईआर का लेटर देख सकते हैं। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन के द्वारा ये जारी किया गया है और बताया गया है कि यूपीएस में क्या क्या कमियां हैं। जहां दोस्तों और किस तरह से आप चूज कर सकते हैं, यूपीएस लीजिएगा, यूपीएस लीजिएगा, एनपीएस लीजिएगा। अभी वन टाइम चूज करने का समय आने वाला है 1 अप्रैल 2025 से। जो एनपीएस में कार्य कर रहे हैं वो यूपीएस चूज कर सकते हैं और लेना है कि नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता। सरकार कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर दी है। जहां दोस्तों आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये लेटर जारी किया गया है और लेटेस्ट लेटर है 21 फरवरी 2025 का। जहां दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ लिखा कि 24 अगस्त को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम एम्प्लॉय के लिए। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 50% गारंटी की बात कही गई थी, जो कि और यूपीएस लागू करने की बात कही गई थी 1/4/2025 से। जहां दोस्तों ये सब चीजें चल रही थी और इसी बीच यहाँ पर देखिए एनएफआईआर ने लेटर जारी किया और इसमें बताया कि यूपीएस में क्या क्या डिसएडवांटेज है। पूरा डिसएडवांटेज पूरा बताएंगे, 1 बाय 1 बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। द रेल फैक्ट्स पर हमेशा लेटेस्ट न्यूज लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए। जहां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं डिसएडवांटेज, यूपीएस का डिसएडवांटेज यानी कि क्या क्या कमियां हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। आप देख सकते हैं पहला पॉइंट आप देख सकते हैं यूपीएस में पेंशन के जगह पर पे आउट लिखा गया है। ये सबसे बड़ी कमियां यहां पर भी नजर आ रही है। एक्चुअली जब आप सर्विस करते हैं, जब आपका बुढ़ापे में प्रतिफल देती है सरकार, तो पेंशन के रूप में देती है, ना कि पे आउट के रूप में। यहां पर यूपीएस में पे आउट लिखा गया है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन लिखा गया था। जहां दोस्तों और यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन दिया जाएगा, आप अपना कंट्रीब्यूशन जितना जमा करेंगे उसी हिसाब से आपको इसमें पेंशन दिया जाएगा। जहां दोस्तों यूपीएस का दूसरा डिसएडवांटेज देख सकते हैं यहाँ पर कि कंट्रीब्यूटरी ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जबकि यूपीएस में कंट्रीब्यूशन। आपको पता होगा कि यूपीएस में 2 तरह का फंड बनाया गया है, आपको हम आगे भी डिटेल बता देंगे। एक इंडिविजुअल फंड है, एक दूसरा है पूल कॉर्पस फंड है। जी हाँ दोस्तों, तो इंडिविजुअल कॉर्पस फंड जो होगा उसमें 10% आपका कटेगा और 10% सरकार का कटेगा, दोनों जमा होगा। और एक पूल कॉर्पस फंड होगा जिसमें 8.5% अलग से जमा होगा। जब आप 25 साल नौकरी कर लेंगे, जब आपको पेंशन देने की बारी आएगी, जब आपका पेंशन मान लीजिए 50,000 मिलना है, लेकिन इस जो फंड है इंडिविजुअल फंड है, इस फंड से आपका पेंशन 45,000 ही बन रहा है, तो ये दूसरे जो पूल कोटा वाला फंड है इससे निकाल कर 5,000 रुपया आपके पेंशन में दिया जाएगा। इसीलिए पूल कोटा फंड अलग से बनाया गया है और लमसम अमाउंट भी काफी कम रखा गया। पूरा डिटेल बताएंगे, आगे बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। यहां पर देखिए यूपीएस में तीसरा पॉइंट, जहां दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि यूपीएस में गारंटी पेंशन लिया गया, जो 50% पेंशन मिलेगा, लेकिन लास्ट 12 महीने का एवरेज का सबसे बड़ा बात यहां पर एवरेज बेसिक पे और उसका 50% आपका दिया जाएगा। जबकि ओपीएस में ऐसा नहीं था, लास्ट जो सैलरी बनती थी उसका मिलता था। जहां दोस्तों दिसंबर महीना लास्ट महीना मान लीजिए, तो उस हिसाब से दिसंबर में जब अंतिम महीना में जो आपका जो वेतन था उसका 50% ओपीएस में मिलता था, जबकि यहां पर एवरेज किया जाएगा। जनवरी से दिसंबर तक एवरेज करेंगे तो कम ही पेंशन बनेगा, ओपीएस से कम यहां पर भी घपला किया गया। जहां दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हैं डिसएडवांटेज यूपीएस का यहां पर कि एश्योर पे आउट ओनली आफ्टर मिनिमम 25 साल के बाद ही ये दिया जाएगा, ये बात बताया गया। जबकि ओपीएस में 20 साल के बाद ही दिया जाता है पेंशन। जहां दोस्तों आप बीआरएस ले ले या कुछ भी ले ले, 20 साल के बाद आप पेंशन पाने के हकदार हो जाते हैं ओपीएस में। जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में 25 साल जब आप नौकरी करेंगे तभी जाके क्वालिफाइंग सर्विस आपका कंप्लीट होगा। फिर डिसएडवांटेज यहां पर देख सकते हैं, इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस, आपने कम पीरियड सर्विस किया, 10 साल किया, 15 साल किया, 20 साल किया, तो उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन यूपीएस में दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी यूपीएस का डिसएडवांटेज है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम पे आउट 10,000 पर मंथ जो एश्योर किया गया है यूपीएस में। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 10 साल नौकरी करेंगे तभी जाके 10,000 मिनिमम पेंशन बनेगा, जबकि ओपीएस में 9,000 ही था। जी हाँ दोस्तों,
यहाँ पर 1000 बढ़ाया गया यूपीएस में, लेकिन आपको बता दें डीए डीआर इस पर भी दिया जाएगा। ओपीएस में भी जो मिनिमम पेंशन बनता था बेसिक का, उसका डीए एंड डीआर लगता था हर 6 महीने पर। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए डिसएडवांटेज यानी कि इसका भी कमी है, यूपीएस की कमी है, ये भी देख सकते हैं कि वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 25 साल आप सर्विस करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो आपका जो सुपरन्यूएशन है 60 वर्ष होगा तभी जाके पेंशन चालू होगा। मान लीजिए आपने 30 साल में नौकरी ज्वाइन किया और 25 साल नौकरी करके आप वीआरएस लेना चाहते हैं तो 55 साल आपका पूरता है, लेकिन 55 साल से आपको यूपीएस में पेंशन नहीं मिलेगा जब तक आप 60 वर्ष के नहीं हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी कमी यूपीएस का यही लगा कि आपको जब आप वीआरएस लेते हैं, जिस समय से आप वॉलंटरी रिटायरमेंट आप लेते हैं या सरकार आपको देती है, बजवरिया रिटायरमेंट जिसको बोलते हैं, उसी समय से पेंशन बनना चाहिए। जो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि आप 60 साल के होंगे तभी जाके आपको पेंशन देगी यूपीएस के अंतर्गत। दूसरी बात यह है कि फैमिली डेथ के केस में आपका फैमिली पेंशन, आपका जो पेंशन बनेगा उसका 60% पेंशन फैमिली को मिलेगा। आपको बता दें ये ओपीएस में जो बता दें ओपीएस में क्या था कि आपका फैमिली का भी पेंशन मिलता था और उसके बाद वाले को भी पेंशन मिलता था डेथ के केस में, लेकिन यहाँ पर यूपीएस में सिर्फ आपको पेंशन मिलेगा और सिर्फ आपका जो स्पाउस होगी वहाँ तक ही पेंशन दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये भी बहुत बड़ी कमियां हैं यूपीएस में। इसके अलावा आप देख सकते हैं लमसम अमाउंट। जी हाँ दोस्तों, लमसम अमाउंट काफ़ी कम दिया जा रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में। 10% आप देख रहे हैं, 10% मंथली जो जमा होगा, अलाउंस होगा, बेसिक प्लस डीए 6 मंथ का एक यूनिट बनेगा। यानी आपको बता दें बेसिक और डीए का 1/10 किया जाएगा, बेसिक और डीए का 1/10 किया जाएगा, बेसिक प्लस डीए का 1/10 किया जाएगा इंटू 6 महीना के टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 महीना का टर्म मतलब 12 साल नौकरी किया तो 24 टर्म से मल्टीप्लाई होगा, यही आपका लमसम अमाउंट बनेगा। यानी कि कह सकते हैं कि लास्ट सैलरी का जो आपका सैलरी बनेगा उसका 6 महीने का बराबर लगभग इसमें लमसम अमाउंट आपको दिया जाएगा यूपीएस के अंतर्गत। जबकि आपको ओपीएस में बहुत बड़ा अमाउंट मिलता था जीपीएफ के तौर पे, आपको पता होगा। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, जी हाँ दोस्तों, फंड बेस ये सिस्टम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, जितना ज़्यादा फंड जमा होगा उसी हिसाब से इसमें पेंशन बनेगा और एक फार्मूला तैयार किया गया था यूपीएस में, वही दिया जाएगा, उससे ज़्यादा आपको पेंशन नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ओपीएस के अंतर्गत ऐसा नहीं था, आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता था और आपको सैलरी जब पेंशन बनता था तो आप रिटायरमेंट के बाद पूरा पैसा एक मुश्त मिलता था। इसके अलावा आप देख सकते हैं एडिशनल पेंशन ग्रांटेड पेंशनर्स अंडर ओपीएस। यहाँ दोस्तों यानी कि 80 वर्ष के कोई आदमी ओपीएस चूज करता था और 60 वर्ष में रिटायर होता था, जब वो 80 वर्ष के होता था तो उसका पेंशन राशि 30% बढ़ जाती थी। जी हाँ दोस्तों, 30%, 40%, 45%, 50%, 100%। 100 वर्ष के अगर आदमी हो जाए तो उसको 100% पेंशन बढ़ जाता था, यानी पेंशन अमाउंट दुगना हो जाता था, उसी के ऊपर डीए एंड डीआर बनता था। ये सबसे बड़ा बेनिफिट था ओपीएस का, जो यूपीएस में खत्म कर दिया गया है, इसमें शामिल नहीं किया गया। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एनएफआईआर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए लेटर लिखा है कि यूपीएस में तमाम तरह की खामियां हैं। जहां दोस्तों एक बार यूपीएस चूज कर लिए तो आप यूपीएस में चले जाइएगा, फिर वापस आप एनपीएस में नहीं आ सकते। इस तरह से कहें कि जेल, काला पानी की सजा दिया जाएगा आपको। एक बार आप घुस गए जेल में तो मरने के बाद आप निकलिएगा। जहां दोस्तों ये गलत है, सिस्टम पूरी तरह से सिस्टम गलत है। नो कम्युनिकेशन पेंशन प्रोविजन इन यूपीएस। जहाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कम्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा। जो ओल्ड पेंशन में जो जॉब करते हैं अपना पेंशन बेच देते थे, जब रिटायरमेंट के वक्त आता था तो उनको इन हैंड पैसा मिल जाता था। 40% तक अपना पेंशन बेच सकते थे तो उनको इन हैंड पैसा मिल जाता था, जो यूपीएस में नहीं है, जबकि ये भी प्रोविजन होना चाहिए। कम्यूटेशन का प्रोविजन ही नहीं रखा गया यूपीएस में। इसके अलावा इनवैलिड पेंशन, कंपनसेशन पेंशन, कंपनसेट अलाउंस और एक्स क्राइटेरिया पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ये सब ओपीएस में है लेकिन यूपीएस में नहीं रखा गया। ये सबसे बड़ी कमियां हैं। लगातार यूपीएस की बता दें पूरे देश भर में विरोध हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें 50% पेंशन की गारंटी देने से कोई ओपीएस नहीं बन जाता है। ओपीएस के लिए बड़ा दिल की जरूरत है और प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जितना जल्द हो सकते ओपीएस देश के तमाम कर्मचारियों को बहाल कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आगे भी लेटर में बहुत सारा चीज़ लिखा गया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हार्ड जॉब करते हैं उसी टाइप से रेलवे कर्मचारी भी अपना बहुत हार्ड जॉब करते हैं और उनकी भी हाई रिस्क के कारण मृत्यु भी हो जाती है। तो आपको बता दें पैरामिलिट्री वाले फोर्सेस को भी ओपीएस बहाल किया जाए, साथ में साथ रेलवे कर्मियों को भी ओपीएस दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें आगे लिखी हुई है, पूरा डिटेल आगे वाले वीडियो में हम बता देंगे।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेलवे एम्प्लॉय किस तरह से इंजर होते हैं, इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस तरह से रिपोर्ट भी छपा हुआ है। तो हार्ड जॉब तो रेलवे वाले भी करते हैं। जहाँ दोस्तों रन ओवर हो जाता है, आपको पता होगा जो भी ट्रैकमैन होते हैं, चाहे तो एसएससी लेवल के भी अधिकारी कभी कभी रन ओवर हो जाते हैं जो ट्रैक पर काम करते हैं। जहाँ दोस्तों तो ये कह सकते हैं कि रेलवे में काम करना भी काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए जिस तरह से पैरामिलिट्री वाली फोर्सेस का तो सबसे ज़्यादा हार्ड अगर है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का है। यानी सबसे पहले ओपीएस का हक अगर किसी को मिलना चाहिए तो वो है पैरामिलिट्री फोर्सेस भाइयों को, सीएपीएफ भाइयों को। उसके बाद रेलवे का भी मिलना चाहिए, क्योंकि रेलवे में भी काफ़ी हार्ड जॉब है और सुरक्षित तरीके से एक दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले चल रहा था प्रोटेस्ट रेलवे ड्राइवरों सबका या फिर गार्ड साहब का, जो अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसी तरह से ये भी लेटर लिखा गया यूपीएस के बारे में। आपका क्या राय है, आप क्या लेंगे, आप क्या चूज करेंगे, आप जरूर बताएं अपने कमेंट में कि आप ओपीएस लेंगे, एनपीएस लेंगे या फिर यूपीएस लेंगे। फिलहाल सरकार 2 ऑप्शन दे रही है, एनपीएस से यूपीएस जाने की ऑप्शन मिल रहा है। आप चाहें तो एनपीएस में भी रह सकते हैं और चाहें तो यूपीएस भी ले सकते हैं। अगर आपकी नौकरी बहुत कम दिन तक बची है तो यूपीएस में आपको फायदा है, पेंशन आपको अच्छा मिलेगा। अगर लंबी नौकरी करते हैं, लंबी रेस की घोड़ा हैं, तो आपको बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एनपीएस में लंबी नौकरी करने वालों के लिए करोड़ों रुपया का मतलब कह सकते हैं बाजार बेस है, इसलिए बहुत पैसा इसमें मिलेगा। और यूपीएस में अभी जिनको एनपीएस में बहुत कम पैसा मिल रहा है उनको यूपीएस लेना चाहिए, ताकि उनको अभी पेंशन अच्छा अमाउंट बन जाएगा। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, पढ़े लिखे आप खुद हैं और हम क्या ही बता सकते हैं। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप यूपीएस लेना चाहते हैं, एनपीएस में रहना चाहते हैं या फिर ओपीएस के लिए लगातार संघर्ष करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पहले वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर यूपीएस लेना है, अगर ओपीएस लेना है, यूपीएस छोड़ दीजिए, यूपीएस बंद करिए, एनपीएस बंद करिए, ओपीएस लेना है तो लगातार आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लगातार सरकार से मांग करते रहना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल ओपीएस बहाल होगा, इस बात की गारंटी। अभी कर्नाटक में भी ओपीएस बहाल होने का अनाउंसमेंट हो चुका है, हिमाचल प्रदेश ओपीएस मय हो चुका है, झारखंड भी ओपीएस हो जाएगा। इसी तरह से लगातार देश भर में ओपीएस मय होते जा रहा है धीरे धीरे। बाकी आपका क्या कमेंट है जरूर बताना। आप ओपीएस लेंगे, एनपीएस लेंगे, यूपीएस लेंगे। जय हिंद, जय भारत।